हेलो, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हिस्ट्री का 8th क्लास का सेकंड लेसन कर रही हूँ, जिसके 2 पार्ट हैं और पहला पार्ट हम पहले कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली थी। तो इस तरह बंगाल की दीवानी प्राप्त करने का अंग्रेज़ों का तरीका और अंग्रेज़ों से पहले जो मुग़ल शासक दूसरे मुग़ल शासक को मारकर स्वयं राजा बन जाते थे, उस तरीके में दोनों में क्या अंतर है। तो हमने अब तक ये देखा है कि अंग्रेज कंपनी ने किसी भी राजा को मारकर राज्य ग्रहण नहीं किया, बल्कि उन्होंने राज्य ग्रहण करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में अपने अपने रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। जो भारत में इतनी सारी अलग अलग रियासतें थी और उनके नवाब थे, तो उनमें अपना एक एक अधिकारी नियुक्त कर दिया था। और ये अधिकारी रेजिडेंट ये कंपनी के लिए ही काम करता था, कंपनी के हितों की सोचता था, कंपनी के हितों की रक्षा करता था और कंपनी को आगे बढ़ाने का ही कार्य करता था। और मुग़ल दरबार में जो भी योजनाएं बनाई जाती थी, उन सब की सूचना अंग्रेज कंपनी को देता था। तो इससे पता चलता है कि अंग्रेज कंपनी राजाओं के आंतरिक कामों में दखलंदाजी कर रही थी। यहाँ तक कि अगला राजा कौन बनेगा और किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करने लगे थे। कई बार कंपनी ने जो रियासतें होती थी, उनके ऊपर सहायक संधि धक्के से थोप दी थी। और इस सहायक संधि में जो रियासत का नवाब या शासक होता था, उसे अपने स्वतंत्र रूप से सेना रखने का अधिकार ख़त्म कर दिया जाता था और उसकी सुरक्षा के लिए अंग्रेज कंपनी ही प्रबंध करती थी। और इस प्रबंध के लिए उस नवाब को अंग्रेजी कंपनी को हर्जाना देना पड़ता था, और ये हर्जाना एक निश्चित समय पर ही देना पड़ता था। अगर निश्चित समय से चूक हो जाती थी तो उसका इलाका अंग्रेज कंपनी छीन लेती थी जुर्माने के रूप में। ऐसा उदाहरण हमें 1801 में अवध का मिला कि अवध का नवाब हर्जाना देने में चूक गया था और उसका 1801 में आधा इलाका छीन लिया गया था, उसे मजबूर कर दिया था देने के लिए। और ये चित्र में शुजाउद्दौला दिखाया गया है, इसका भी सारा इलाका छीन लिया था और इसके साथ इसके पुत्र खड़े हैं। परंतु इस चित्र में यह सब कुछ छीन जाने के बाद भी काफ़ी शान और शौकत के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जेम्स मिल ने तो यहाँ तक कहा है कि ये रेजिडेंट रियासत के राजा ही होते थे। तो जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि अंग्रेज कंपनी ने किसी भी राजा को मार कर या उसे हरा कर उसका राज्य नहीं छीना था, लेकिन आने वाले समय में ज़रूरत पड़ने पर इन्होंने सैनिक बल का भी इस्तेमाल किया और लड़ाई करके भी राज्य छीना। ऐसा ही उदाहरण टीपू सुल्तान का मिलता है, जिसे शेर मैसूर के नाम से जाना जाता था। उसे ऐसा इसलिए कहा जाता था कि एक कहानी के अनुसार उसने एक शेर को मारा था और इसीलिए उसे शेर मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। ये दोनों ही मैसूर के काफ़ी ताकतवर शासक थे। इन्होंने अंग्रेज़ों के मैसूर व्यापार पर काफ़ी रोक टोक लगा दी थी। ये कह सकते हैं कि मैसूर में जो बंदरगाह थी, जहाँ से अंग्रेज कंपनी व्यापार करने के लिए दूसरे देश से आती जाती थी, तो उस बंदरगाह पर इनको रोक लगा दी गई थी कि ये उस रास्ते से नहीं जा सकते। और दूसरा, मैसूर में इनको व्यापारियों के द्वारा चीज़ें बेचना भी बंद कर दिया गया था। इस बात से अंग्रेज अधिकारी काफ़ी आग बुबला हो गए थे और उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध करने की योजना बनाई। उन्होंने उनके साथ 4 युद्ध किए। तीसरा युद्ध जो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, वह एक सहायक संधि पर ख़त्म हुआ था। उस सहायक संधि के अनुसार टीपू सुल्तान को अपने पुत्र अंग्रेज अधिकारी को बंधक के रूप में पेश करने थे, और जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और चौथे युद्ध में 1799 में टीपू सुल्तान अपनी राजधानी की
रक्षा करते हुए मारा गया था और वह अपना मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप गया था और एक मैसूर पर सहायक संधि भी सौंप गया था। नीचे ये एक चित्र दिखाया गया है जो एक खिलौने के रूप में है और ये खिलौने में शेर बना हुआ है और शेर के नीचे एक अंग्रेज सिपाही लेटा हुआ है जिसको शेर ने दबा रखा है। तो जब शेर का हैंडल घुमाया जाता है तो शेर दहाड़ता है और अंग्रेज सिपाही के मुंह से चीख निकलती है। तो 4 मई 1799 को जब टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए मारा गया तो अंग्रेज इस खिलौने को अपने साथ ले गए और इस खिलौने को लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रख दिया था। जब 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों ने मिलकर टीपू सुल्तान पर आक्रमण किया था, जब उसे संधि के लिए विवश होना पड़ा था। टीपू सुल्तान को मारने के बाद अंग्रेज कंपनी ने मराठों को कुचलने की भी योजना बनाई। मराठों को हराने के लिए कंपनी ने मराठों पर बार बार युद्ध किए। पहला युद्ध 1782 में किया जिसके अंतर्गत एक सालबाई संधि हुई थी और इस युद्ध में कोई नहीं जीता था। दूसरा युद्ध अंग्रेज और मराठा युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा था और दूसरी बार के युद्ध में अंग्रेजों को आगरा और दिल्ली का काफी भूभाग मिल गया था और तीसरे युद्ध में जो 1817 से 19 के बीच में हुआ था उसमें अंग्रेज कंपनी ने मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया था और उनके पेशवा को पूना से हटाकर कानपुर में भेज दिया था, वो भी पेंशन पर भेजा था। अब उसके खर्चे के रूप में पेंशन देनी शुरू की। लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में एक नई नीति चलाई गई जिसका नाम सर्वोच्चता था। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है और उसे भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने और उनको धमकी देने का अधिकार भी है। इस नीति के अंतर्गत जब कंपनी कित्तूर के एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने के लिए गई तो वहां की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उसे गिरफ्तार किया गया था और 1829 में उसे जेल में डाल दिया और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद चौकीदार ने रायना जिसका नाम था अंग्रेजों का मुकाबला किया। उसे चारों तरफ से सबकी सहायता मिली और उसने अंग्रेजों के ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था, परंतु बाद में अंग्रेजों ने उसे पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया था। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से काफी डरने लगी थी। कंपनी को यह भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले और इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया था। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उसकी मृत्यु के बाद यह रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर भी अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने एक और नई नीति चलाई जो विलय की नीति थी। इस नीति के अनुसार अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग में मिला ली जाएगी। और इस नीति के आधार पर ही कई इलाकों का राज्य हड़प लिया गया था, जिनमें के नाम है सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। ये इस नीति के अनुसार अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी और 1856 में कंपनी ने अवध को भी पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया था और ये कहकर अवध के नवाब को हटा दिया गया कि वो कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं।
अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में काफ़ी गुस्सा आ गया था और वो अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हुए थे। ये नक्शा दिखाया गया है जो सबसे पहले अंग्रेजों ने 3 गांव खरीद लिए थे, जिनमें एक कलकत्ता था। यहाँ से उनका कब्जा करने का तरीका या काम शुरू हुआ था। बाद ये दूसरा नक्शा है, इसमें स्थान स्थान पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और तीसरे नक्शे में तो लगभग भारत का आधा हिस्सा अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था और जो बाकी के इलाके हैं जो अंग्रेजों के अधिकार में नहीं थे, यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से उनका अधिकार चल रहा था कि यहाँ के नवाब भी उनके हाथों की कठपुतली थे। अब हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, जो 1773 से 1785 तक रहे। उन्होंने कंपनी की ताकत को फैलाने में अहम भूमिका निभाई और उन्होंने न केवल बंगाल बल्कि मुंबई और मद्रास में भी अपनी सत्ता कायम कर ली थी। ब्रिटिश इलाके इकाइयों में बटे होते थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। तो वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर पर सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, एक फौजदारी अदालत और दूसरा दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे, वो कानूनों को पढ़ते थे। और फौजदारी अदालतें काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो नीचे ये चित्र दिखाया गया है। वारेन हेस्टिंग्स पर एक आरोप लगाया था और उसके ऊपर एक मुकदमा चलाया गया था। जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया और उसके ऊपर मुकदमा चला दिया गया। हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल तक चला। उस समय एक बड़ी समस्या ये थी कि जो ब्राह्मण पंडित थे वो धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। तो इस समस्या को समाप्त करने के लिए 1775 में 11 पंडित को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन.बी. हालहेड ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, संस्कृत का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी, उनके लिए भी कानून तैयार कर लिया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी, तो इसका है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। भारतीय जिले में कलेक्टर का ओहदा सबसे बड़ा होता था, जैसा नाम से ही पता चल रहा है। उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना और न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। का कार्यालय कलेक्ट्रेट कहलाता था। सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था वो, और पुराने केंद्रों को हटा दिया गया था। इस तरह न्याय व्यवस्था का आरंभ अंग्रेजी कंपनी के द्वारा ही किया गया। इससे पहले कोई फौजदारी अदालत या दीवानी अदालत किसी मुगल शासक के टाइम में नहीं देखी गई थी, या किसी भी राजा ने इससे पहले न्याय व्यवस्था का ऐसे अच्छे ढंग से प्रबंध नहीं किया था। और जो सेना होती थी उसे भी नए तरीके से ट्रेनिंग दी जाने लगी थी। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके सैनिक प्रशिक्षण दिया गया, तो अंग्रेजों ने भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्होंने यह तरीका अपना लिया। उन्होंने अपने सैनिक दल में भी काफ़ी बदलाव किए। उन्हें यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया गया। इस ट्रेनिंग के अंतर्गत लेकिन एक नुकसान यह होने लगा कि कई बार सिपाहियों के
धर्म को क्षति पहुंचने लगी तो कोई भी सिपाही अपने धर्म को क्षति सहन नहीं कर सकता, या ये कहीं कि अपने धर्म को छोड़कर सिपाही बनना मंजूर नहीं करता। इसके बाद भाप के इंजन का आविष्कार हुआ और उनके व्यापार में और ज्यादा तीव्रता आ गई। ये कहा जाता है कि 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर अंग्रेजों का कब्जा था, या 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन हो गया था और शेष भाग पर आबादी का अप्रत्यक्ष शासन था, जिसके अंतर्गत नवाब अंग्रेजों के सामने कठपुतली होते थे। तो इस तरह हमने देखा इस लेसन के अंतर्गत कि जो अंग्रेज लोग थे वो एक व्यापारी बनकर भारत में आए थे और अपनी बुद्धि के आधार पर वो कैसे पूरे भारत के अधिकारी बन गए थे और उन्होंने पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन उनकी एक विशेषता यह भी थी कि उन्होंने भारत में कई अच्छे काम भी किए, जैसे अभी हमने न्याय व्यवस्था की बात की। कई नई तरीकों के द्वारा उन्होंने भारत पर अधिकार किया। इसके बाद हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार की, कि वहाँ पर लोगों को दास के रूप में बेच दिया जाता था और इन दासों में छोटे छोटे बच्चे भी होते थे और उनके माता पिता भी होते थे। बच्चे को कोई और ले जाता था, माता पिता को और कोई ले जाता था, यानी कि उन्हें कई बार तो अलग अलग भी बेच दिया जाता था। तो इस तरह इस चित्र में माता पिता को जब बेचा जा रहा है तो उनके बच्चे बिलख बिलख कर रोते हुए भी दिखाई गए हैं, जिसे दास व्यवस्था कहा जाता था। तो इस लेसन के अंतर्गत हमने पुराने समय में, जिसे अतीत कहते हैं, पुराने समय में कैसे शासन व्यवस्था होती थी उसके बारे में पढ़ा। यहीं पर हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।